गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सिंह सर। आज हम लोग सुनो किशोरी पाठ 8 कृत आशा रानी का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग लेखिका आशा रानी बोरा का जीवन परिचय, कृतियाँ, उनका विधा परिचय और पाठ परिचय पढ़े थे। अब आज के इस भाग 2 में उसके आगे से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखेंगे पेज नंबर 42। उसके आगे पहले प्रकट वाचन करेंगे, ध्यान से देखिए। सेकेंड लास्ट पैरा। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहें उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। तो छात्रों, इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पग डंडी, पैदल चलने से बनी हुई कच्ची रास्ता, निहायत, अत्यधिक। अब इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखिका आशा रानी बोरा ने अपनी बेटी सुगंधा की सहेली रचना के माध्यम से पूरे नई पीढ़ी को मूल्यों के बारे में समझाया है। सुगंधा की सहेली
रचना के माध्यम से आज की जो नई पीढ़ी है, संपूर्ण पीढ़ी को मूल्यों के बारे में यहाँ पर इस परिच्छेद में समझाया है। लेखिका कहती है कि रचना का प्रसंग हमारे मूल्यों, संस्कृति, परंपरा की सीमा रेखा को नहीं समझ पाता। अब यह रचना का जो प्रसंग है, जो घटना है, जिसका लेखिका ने वर्णन किया है, वह हम आगे देखेंगे ही। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ रचना का ही नहीं है, संपूर्ण नई पीढ़ी का संघर्ष है। आज की बहुत सारी लड़कियां इस प्रसंग से गुजर रही हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं। सिर्फ अपना जीवन वो बर्बाद नहीं कर रही हैं, अपने साथ अपने परिवार को भी नैराश्य में डाल रही हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारी नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर बाहरी उधार लिए हुए मूल्यों को जानती पहचानती है और उसका अनुकरण करती है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। और इन मूल्यों का अनुकरण करते वक्त नई पीढ़ी हमारी मातृभूमि की, परिवार की, परंपरा, संस्कार सब भूल जाते हैं और पश्चिमी मूल्यों का अनुकरण करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। नए मूल्यों का निर्माण करने से पहले नए ज्ञान विज्ञान को धरती पर टिकाना पड़ता है। उसके लिए अपनी सामर्थ्य एवं सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होती है। पगडंडी बनाने के लिए किसी न किसी को उस रास्ते से गुजरना होगा। तभी वह पगडंडी बनेगी और बाद में अपने आप वह नया रास्ता सबके लिए बनता है। शुरुआत तो किसी न किसी को करनी होगी। जिस प्रकार जमीन में एक बीज बोने पर वह अंकुरित होता है और उससे बहुत सारे अनाज हमको मिलते हैं। लेखिका रचना को यह भी समझाती है कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति करना भी आसान नहीं है। अभी तो रचना प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में है
इस कम उम्र में कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसमें उनको यह भी नहीं पता चलता कि क्या उनके लिए उचित है और क्या अनुचित। इस उम्र में, इस किशोरावस्था में इस उम्र में लड़के लड़कियां किसी के बहकावे में आ जाते हैं और उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। तो जरूरी यह है कि सोच समझकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं। इस तरह इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण हुआ। अब इसके आगे का परिच्छेद हम पढ़ते हैं। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, परखें। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से परीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। ये परिच्छेद यहीं तक। अब इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हैं। राह का रोड़ा बनना। राह का रोड़ा बनना, उन्नति में बाधा बनना। लेखिका इस परिच्छेद में कहती हैं कि कॉलेज जीवन में, इस उम्र में लड़के लड़कियां निर्णय करने की क्षमता विकसित न होने के कारण प्रेम वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेखिका कहती है कि ऐसा होने पर सबसे पहले उनके बहकावे में न आकर मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जानें, जांचें, परखें।
एक दूसरे के पढ़ाई में बाधा न बनकर एक दूसरे की प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। और पढ़ाई समाप्त होने पर भी एक दूसरे के साथ पूर्ववत पहले के जैसा लगाव महसूस करें। उन्हें ऐसा लगे कि पास में रहकर सामने आई कमियों, गलतियों के कारण भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है। इतनी जांच और परख के बाद उनकी सारी विशेषताओं और कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में बगावत या कथित न तो कठिन होगी न असफल। लेखिका कहती है, इस किशोरावस्था में एक दूसरे के तरफ लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन लेखिका कहती है रचना और उसके दोस्त को तब तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए जब तक दोनों एक दूसरे के लिए अपने आप को तैयार न कर लें। बहुत सारे किशोर किशोरियां बिना सोचे समझे पढ़ाई के बीच में ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और शादी करने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। इसको क्रांति या बदलाव नहीं कहा जा सकता। इतने जल्दबाजी में तो किसी छोटे काम के लिए भी कदम नहीं उठाया जा सकता, या उठाया भी गया तो उसमें असफलता ही हाथ लगेगी। और शादी का फैसला तो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है, इसलिए बहुत जांच परख कर सोच समझकर यह फैसला करना चाहिए। इसके बाद बच्चों इसके आगे का परिच्छेद देखते हैं। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उनकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी इस प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा
काम है। उसमें हस्तक्षेप करना भी। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी। हाँ, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्रेम के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। लेकिन इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। यह परिच्छेद यहीं तक बच्चों। अब इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। भर्त्सना, जिसका अर्थ होगा अनुचित कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए भला बुरा कहना। जुनून, जुनून का अर्थ होगा पागलपन या उन्माद। इस परिच्छेद में एक मुहावरा आया हुआ है, कन्नी काटना। कन्नी काटना, जिसका अर्थ होगा बचकर निकल जाना। तो आइए इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। लेखिका इस परिच्छेद में सुगंधा को दोस्ती का धर्म निभाने के लिए समझाती है। लेखिका कहती है कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करना तुम्हारा निर्णय सही है, पर रचना तुम्हारी प्यारी सहेली है और दोस्त का परम कर्तव्य होता है कि अगर दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। इसलिए सुगंधा तटस्थ रहना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी सहेली का हित अहित देखना तथा कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा काम है। ऐसे समय में रचना को दोष देना या उसे भला बुरा कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए होते हैं जहां प्रेम के जुनून में उन्हें अच्छा बुरा, हित अहित का पता नहीं होता, बल्कि समझाने पर इसका उल्टा असर होता है। जो भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो उनकी बातें वे नहीं सुनते, या सुनते भी हैं तो वह बात उन्हें बुरी लगने लगती है।
वे प्रेम में इतने अंधे होते हैं कि बगावत करने पर आमादा हो जाते हैं। इसलिए लेखिका अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि उसे संभालकर सूझबूझ से बातें करनी होगी। अब हम अगला परिच्छेद देखते हैं। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभलकर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। आइए बच्चों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखिका ने रचना के परवरिश या परिवेश उसके संदर्भ में कुछ बातें समझाई है। लेखिका कहती है, यहाँ पर दोष सिर्फ अकेली रचना का भी नहीं है, दोष उसकी उम्र का भी है। या उसके परिवेश का भी है। उसे संभलकर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी होती है जब कोई भावुक किशोरी युवक के प्रेम में उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में बहकावे में आ जाती है और उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। इस उम्र में किशोरियां कच्ची उम्र के कारण भावनाओं में बहकर मूर्खता कर बैठती हैं। तब तक पानी सिर से गुजर चुका होता है। इस परिच्छेद का भावार्थ है रहा। अब इसके बाद का परिच्छेद हम देखते हैं, पेज नंबर 43। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, जब आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके भागने की
उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यह यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर की, भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो वह अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। आइए बच्चों, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखिका ने ऐसी अल्हड़ उम्र में गलत कदम उठाने पर इस उम्र में लड़कियां अकेली पड़ जाती हैं, इसके बारे में लेखिका ने विवरण दिया है। लेखिका यहाँ पर कहती है कि ऐसी अल्हड़ भोली भाली उम्र में परिवार के लोगों ने उसे पूरी तरह छूट दे दी है। उसे आज़ाद छोड़कर उस पर पूरा भरोसा जताकर परिवार के स्नेह संरक्षण से अगर उसे मुक्त छोड़ते हो और वह लड़की आज़ादी के नाम पर अंतर्मुखी हो जाती है, परिवार का ध्यान न होने के कारण फिसलने की संभावना होती है। इस आपाधापी जीवन में माँ बाप का लड़की पर कम ध्यान होने से लड़की अगर अकेली पड़ गई
तो जैसे ही वह किसी लड़के के संपर्क में आती है और उसे अपना हमदर्द उसे समझ बैठती है, उस समय उसके बहकने एवं भटकने की संभावना और बढ़ जाती है। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है, अपने परिवार से कटी रचना के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। यदि सच में ऐसा है कि परिवार का ध्यान उस पर नहीं है, तो तुम्हें और सावधानी से उसे समझाना होगा, नहीं तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है तुम्हारी दोस्ती में दरार भी आ जाए। लेखिका सुगंधा को यह भी समझा रही है कि एक अच्छी दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होगा और अपने दोस्त को इस मुसीबत से निकालने का प्रयास करना होगा। और लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि तुम जिस प्रकार मुझे पत्र लिखती हो, वैसे ही रचना को भी अपनी माँ को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करो और अपने घर में किसी बड़े से समस्या के बारे में खुलकर बातचीत करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार से ही बातचीत करें। ऐसा करके वह इस समस्या से छुटकारा पा सकती है। नहीं तो लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि तुम तो हो ही, अगर वह तुम्हारी बात न माने तो भी उसकी मनोदशा देखकर बुरा मत मानो। मौका देखकर, समय अनुसार उसके रूप को देखकर, उसकी मनोदशा को समझकर उसे प्यार से समझाओ और उसे इस स्थिति से बाहर तुम्हें निकालना चाहिए। बच्चों, आइए अगला परिच्छेद देखते हैं, अंतिम परिच्छेद। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्तों या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती या आगाह करा सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार का सच्चा अडिग लगता है, तो दोनों की पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। तो बच्चों, इस अंतिम परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। इस परिच्छेद में लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को दोस्ती किस प्रकार निभाना है, किस प्रकार सजग रहना है, यह बातें समझाई है। एक शुभचिंतक सहेली होने के नाते वह तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए उसे अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। अगर इस स्थिति में तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी, अकेली हो जाएगी और वह उल्टा कदम उठाएगी। अगर तुम्हें जरूरी लगे तो रचना के प्रेमी दोस्त से मिलकर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसके बारे में सचमुच उससे वह प्यार करता है या नहीं, यह समझना चाहिए और सहेली को सूचित करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। अगर लड़का सही है, सच्चा है, तो दोनों को पढ़ाई खत्म होने तक इंतजार करने की सलाह देनी चाहिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि यहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना होगा। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वादा लेना होगा। दूसरों की प्यास बुझाते बुझाते आग बुझाते बुझाते अपना हाथ जला मत लेना। ऐसी अल्हड़ उम्र में ज़्यादातर लड़कियां भाग जाती हैं और गलत कदम उठाती हैं। कभी कभी इच्छा न होते हुए भी गलत दोस्तों के कारण हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं और हमारा जीवन नर्क बन जाता है। इसलिए लेखिका अपनी बेटी से कहती है कि वह तुम्हारी सोच समझ की भी परीक्षा है। लेखिका यह भी कहती है कि यह सलाह तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यह सलाह एक माँ अपने पुत्र को भी देती है। इस उम्र के लड़के लड़कियां सभी पर ये बातें लागू होती है। इतनी बात